नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कपिल आपके साथ और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद अभिषेक। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आज ये जानते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय महिला टीम ने कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका को 15 रनों से मात देकर त्रिकोणीय सीरीज में लगातार दूसरी जीत हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ जारी। सुधीर रमन कप में इंडोनेशिया से हारने के बाद भारत का अभियान समाप्त और मनु भाकर और स्वप्निल कुशाले को ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप के म्यूनिक चरण के लिए टीम में शामिल किया गया। श्रीलंका में जारी त्रिकोणीय सीरीज में भारतीय महिला टीम का जीत अभियान जारी है। भारत ने आज कोलंबो में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 15 रनों से मात दी। मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी प्रतिका रावल ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि स्नेह राणा ने महिला वनडे में पहली बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। विस्तृत जानकारी के साथ पेश है ये रिपोर्ट। प्रतिका ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 91 गेंद पर 78 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 276 रन बनाए। इसके बाद स्नेह ने 5 विकेट चटकाए, जिससे 277 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका की टीम 49 ओवर 2 गेंद में 261 रन पर सिमट गई। स्नेह ने 10 ओवर में 43 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने पारी के 48वें ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मजबूत शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी 5 विकेट 21 रन पर गंवा दिए, जिससे भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से मात दी थी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा जी, भारतीय महिला टीम ने आज लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की है इस सीरीज में, तो कैसा था उनका प्रदर्शन? देखिए, बहुत क्लोज था। साउथ अफ्रीका हमेशा से बहुत स्ट्रांग टीम रही है विमेन्स क्रिकेट में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की बात करें तो उसी के आसपास आती हैं। हालांकि उस तरह से उन्होंने टाइटल्स नहीं जीते हैं, लेकिन हमेशा कड़ा मुकाबला रहता है, आसानी से नहीं जीत पाते हैं। तो उस लिहाज से बहुत जरूरी था जीतना। खास करके अगर हम ये ध्यान रखें कि इस साल वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसके लिए शायद इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी भारतीय टीम की। यही टीमें आपको वापस वहां पे मिलेंगी। तो और बहुत समय से भारतीय टीम ने खेला नहीं है। विमेन प्रीमियर लीग जो हुआ था WPL, उसके बाद से भारतीय टीम एक टीम की तरह खेली नहीं है। उसके पहले भी काफी समय तक नहीं खेली थी। तो टीम बनना और एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप क्या ले सकते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होनी थी। तो उस लिहाज से ये ट्राई सीरीज शायद टूर्नामेंट के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन भारत की तैयारियों के लिए बहुत जरूरी था। अच्छी चीज ये है कि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि लगातार हमारी टीम बॉलिंग में ही खराब होती है। ये बैटिंग हमारी चलती है, कोई ना कोई हमेशा आके मार जाता है। अगर सीनियर प्लेयर्स नहीं भी मारते हैं तो भी जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो ऋचा घोष जो बीच में नहीं थी, या शेफाली खैर इस बार टीम में नहीं है, लेकिन स्मृति एक एंड हमेशा पकड़ के खड़ी होती हैं। तो बैटिंग में हमें कभी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, हमेशा बॉलिंग में हुई है। और ये सीरीज शुरू होने से पहले भी लगातार यही बात हो रही थी कि बॉलिंग पे ही नजर ज्यादा रहेगी, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स नहीं है इसमें, जो स्पेशली फास्ट बॉलिंग में। तो यंगस्टर्स पे थोड़ा सा प्रेशर होगा। पर जिस तरह से स्नेह राणा ने आज बॉलिंग की, खासकर कि 1 ओवर में 3 विकेट लेके जो उन्होंने एक तरह से खत्म कर दी उनकी पारी, क्योंकि तब तक साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल देखा जाए तो जो जीत रही है टीमें, वो मुश्किल टीमें और आगे आती जाएंगी। उस लिहाज से ये जीत बहुत जरूरी थी टीम के लिए। जो ये जीत है ये कहीं मायनों में भारतीय गेंदबाजों के नाम रही, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो मजबूत शुरुआत से करी थी दक्षिण अफ्रीका ने, उसके बाद लेकिन लास्ट में आखिरी के 21 रन पे 5 विकेट गिर जाना, तो कहीं मायनों में ये जो जीत है ये गेंदबाजों के नाम रही। बिल्कुल। और स्नेह राणा ने मैच के बाद बोला भी कि उनका जो मोटो है वो नेवर गिव अप है। तो जब भी वो ड्रॉप हुई हैं, उन्होंने और ज्यादा मजबूती से कम बैक किया है। पिछले मैच में जो पहला
पहला मैच था श्रीलंका के साथ 2 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने 3 विकेट निकाले थे और उसी से एक तरह से भारतीय टीम की जीत पक्की हुई थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल ओवर के विकेट्स निकाले थे उन्होंने। आज भी एक ओवर में 3 विकेट निकाले, खास करके एक जो उनकी जैसे कि दोबारा से मिडिल ऑर्डर है, जो तस्मीन ब्रिट्स हैं जिन्होंने 109 रन बनाए, एक उनका लिया और नदीन डे क्लार्क का लिया। तो एक ओवर में 3 विकेट लेके जिस तरह से उन्होंने अपना कमबैक किया और अपनी दावेदारी पेश की है, तो मुझे लगता है कम से कम ओडीआई में अपनी जगह बनाने में तो वो कामयाब रही है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ जारी है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में कोलकाता ने 4 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 12 अंक के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 7 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। उत्तरा जी, इसकी जो ये आईपीएल है इस बार तो काफी अनप्रेडिक्टेबल दिख रहा है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स काफी मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, कुछ टीमें अभी तक सीख ही नहीं पाई कि उनकी क्या कमी है, तो उसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक है, क्योंकि वो हर बार लचर व्यवस्था में दिखती है कि अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ। वहीं जो दिल्ली है वो चौथे नंबर पे, तो ये मुकाबला किस ओर जा रहा है? देखिए, दिल्ली के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से पंजाब टीम का मजाक उड़ाया जाता था कि वो अवे जितने जीतती हैं, अगर उसका 50% भी घर पे जीत जाए तो शायद अब तक टाइटल जीत चुकी होती। पर इस बार दिल्ली के साथ वो दिख रहा है। ये इनका मेरे ख्याल से चौथा मैच है और अभी तक इससे पहले ये 2 हार चुकी हैं। जो एक जीती हैं वो भी पूरा का पूरा क्रेडिट मिचेल स्टार्क को जाता है, अपने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड करके फिर सुपर ओवर में वो जीते हैं। तो घर पे जीतना किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से दिल्ली ने शुरुआत की थी, सबको लग रहा था कि ये टीम इस बार बहुत आगे तक जाएगी, पर जब आप आधे मैच घर पे खेल रहे हैं और आधे बाहर खेल रहे हैं, तो घर पे खराब रिकॉर्ड रख के कोई टीम बहुत आगे नहीं जा सकती। और वो हम देख रहे हैं, क्योंकि 4 लगातार जीत के बाद जिस तरह से हार का सिलसिला इनका घर वापस आने के बाद शुरू हुआ है, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। हालांकि आज जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि कोटला पे रन बनाना उतना आसान नहीं होता है। पर अभी तक दिल्ली ने थोड़ा सा अपना बना के रखा हुआ है उस पे कंट्रोल गेम पे, और उम्मीद है कि शायद वापस वो जीत का सिलसिला दोबारा शुरू कर पाएंगे यहाँ पे वो। अच्छा, इस बार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ टीमें हैं वो अपने होम ग्राउंड को ही नहीं समझ पा रही हैं। जैसे आरसीबी उनमें से एक है, वो भी शुरुआती अपने कई मैचों में वो हार का सामना करना पड़ा। तो ये क्या कमी है? मतलब पिच क्यूरेटर से नहीं बात कर पा रही, अपने हिसाब से पिच नहीं तैयार कर पा रही? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतना लंबा टूर्नामेंट है, देखिए टीमें हारेंगी जरूर बीच में। अब वो कब हारती हैं, किस पॉइंट पे, क्योंकि कुछ टीमें हैं जो लगातार ट्रैवल कर रही हैं, कुछ हैं जिन्होंने शुरुआत घर के मैचेस से की थी और उसके बाद वो बाहर अवे मैचेस पे गई। कुछ टीमें हैं जैसे कि दिल्ली, जिन्होंने शुरुआत अवे मैचेस से की और फिर वो घर आके लगातार 4-5 मैच खेल रही हैं। तो आप किस पॉइंट पे घर आ रहे हैं वापस अपने खेलने, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप किसी भी इतने लंबे टूर्नामेंट में अगर किसी टीम को 13-14 मैच खेलने हैं, तो वो लगातार जीतती नहीं रह सकती है। जब आप शुरुआत करते हैं, मोमेंटम अच्छा बनता है, तो अगर आप घर पे खेल रहे हैं तो वो घर का मोमेंटम हो जाता है, जब आप बाहर खेल रहे हैं तो वो बाहर का मोमेंटम हो जाता है। पर जीत हार इस टूर्नामेंट में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ टीमें हैं जो बहुत खराब खेल रही हैं, जो बहुत नीचे हैं, पर दिल्ली मुझे लगता है अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है। प्रतियोगिता में कल चेन्नई में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। अंक तालिका के अनुसार चेन्नई 9 में से केवल 2 मैच जीतकर आखिरी यानी 10वें स्थान पर है, जबकि पंजाब में 9 में से 5 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। तो उत्तरा जी, जो चेन्नई सुपर किंग्स है, एक बड़ी टीम, बड़ा नाम, वो इस बार बहुत संघर्ष करती दिख रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बड़े नाम के पीछे बहुत सी उनकी स्ट्रगल्स हैं जो छुपी हुई हैं। इस साल उन्होंने 200 का आंकड़ा टच किया है एक मैच में, हालांकि वो हार गए थे उस मैच में भी। पर अगर आप उनके नंबर्स उठा के देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल में उनका जो एवरेज है वो 270 से 80 के बीच में ही रहा है। 180, माफ कीजिए, 180 का आंकड़ा बहुत मुश्किल से वो पार कर पाते हैं, खास करके जब चेस कर रही हैं। तो वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। अगर 4-5 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ बेसिक आपकी टीम में जो जिस तरह की आपने टीम बनाई है उसमें जरूर कहीं ना कहीं खामी है। और हालांकि मैं बहुत बड़ी फैन हूं, जैसे कि पूरा देश है MS धोनी का, पर मुझे लगता है कि उनके नाम के पीछे चेन्नई की बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जो छुप जाती हैं और वो इस सीजन नहीं छुप पा रही हैं।
आईपीएल में जयपुर में हुए राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने राजस्थान को 10 रन का लक्ष्य दिया, जबकि राजस्थान ने 16वें ओवर में 212 रन बनाकर आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने मात्र 38 गेंद में शानदार शतकीय पारी खेली। तो उत्तरा जी, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, ये वैभव सूर्यवंशी जो कल उन्होंने अपना नाम कमा लिया है कि 38 गेंदों में शानदार शतकीय पारी। देखिए, आईपीएल है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल उनकी मायने रखती है, पर यहां से आगे असली उनकी जर्नी शुरू होती है। और मैं तो यही कहूंगी कि यहां से आगे जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास सचिन तेंदुलकर भी आपके आइडल हो सकते हैं, जिन्होंने 15 साल में खेलना शुरू किया था। और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सचिन की राह पे चलना है इस उम्र में, या आपको पृथ्वी शॉ वाली राह पे चलना है। और ये वैभव सूर्यवंशी को ही डिसाइड करना होगा। लंबे समय से खराब लय में चल रहे एचएस प्रणय और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु एक बार फिर निराश किया, जिससे भारत मंगलवार को ग्रुप डी के मैच में इंडोनेशिया से 1-3 से पिछड़ने के साथ ही विश्व बैडमिंटन संघ सुंदरी रमन कप के फाइनल से बाहर हो गया। यह प्रतियोगिता चीन के जियामिन में चल रही थी। इससे पहले भारत को रविवार को अपने शुरुआती मैच में डेनमार्क से 1-4 से हारने के बाद नॉकआउट चरण की दौड़ में बने रहने के लिए इस मुकाबले में जीत की जरूरत थी। तो इस बार जैसा हम देख पा रहे हैं कि पीवी सिंधु हुए या एचएस प्रणय हुए, तो भारत के लिए वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जो उनसे अपेक्षा की जाती है बैडमिंटन में। देखिए, वो इतने सालों से खेल रहे हैं और फॉर्म बिल्कुल पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से खराब चल रहा है। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बाहर होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे कुछ बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। लक्ष्य सेन नहीं खेले हैं दोनों ही टाइस में, वो सात्विक चिराग वैसे ही नहीं गए हैं, और त्रिसा और गायत्री नहीं गई हैं विमेन्स डबल्स में। तो इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। पर मुझे लगता है कि अगर बीएआई इस वक्त लंबा अगले कुछ सालों के हिसाब से सोच रही है, तो ये सिर्फ एक पड़ाव है जिस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिहार में 4 मई से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिहार के 5 शहरों के साथ दिल्ली में भी कई खेल स्पर्धाएं होंगी। ये आयोजन पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया में 15 मई तक चलेगा। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इंडिया, इंडिया, खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। 2025 के बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विभिन्न पारंपरिक और देसी खेलों को मिलाकर 28 प्रकार के विभिन्न खेलों के लिए 2400 से अधिक मेडल दांव पर होंगे। इसमें 709 स्वर्ण पदक शामिल हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए 8,500 से अधिक खिलाड़ी बिहार पहुंच रहे हैं। मुख्य आयोजक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने चारू आयोजन को लेकर पाटलिपुत्र स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया है। बिहार पहली बार इस बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। नेशनल गेम्स के बाद देश के सबसे बड़े खेल आयोजन को लेकर काफी उत्साह है। इधर यूथ गेम्स को लेकर बिहार के सभी जिलों में गौरव मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार के खेलों का शुभंकर गज सिंह है। बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर में खेलो इंडिया मशाल का आदर और सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तरा जी, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी समाप्त हुए हैं, अब इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में शुरू होने वाले हैं। तो ये खेलो इंडिया मतलब प्लेयर्स को क्या मौका दे रहा है और सरकार कितने एफर्ट्स डाल रही है प्लेयर्स को लाने के लिए? देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा भी क्रिटिकल होके देखें तो कम से कम खेलो इंडिया एक ऐसा मंच है जहां पे हर उस खिलाड़ी को एक मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, जिसको इससे पहले वो मौके नहीं मिल रहे थे। चाहे वो यूथ गेम्स हो या स्कूल गेम्स हो या पैरा गेम्स हो, आज तक हमेशा टॉप लेवल के ही खिलाड़ियों पे नजर रहती थी। अब आप ग्रास रूट्स पे एथलीट्स को देख पा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के सितारे मनु भाकर और स्वपिन कुशाले को आज एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन पलक के साथ 8 जून से शुरू होने वाले ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप के लिए म्यूनिक चरण के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अभिषेक कपिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।